हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के राजन सीरीज का लघुत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे। ये राजन सीरीज के सामाजिक अध्ययन के राजन सीरीज का ये 13वां क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने 12 क्लास पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर आप जाके पिछला क्लास देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 59 है, मानचित्र क्या है? मानचित्र के दो प्रयोग लिखिए। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। अथवा है इसको एक और तरीके से पूछा जा सकता है, मानचित्र का क्या अर्थ है? इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर है मानचित्र का अर्थ तथा परिमाप, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ मैप। मानचित्र या मैप शब्द लैटिन भाषा के मैपा शब्द से बना है। चिरसम्मत क्लासिकल लैटिस में मैपा का अर्थ कपड़े का मेजपोश या रुमाल होता है। अतः मध्यकालीन युगों में कपड़े पर संसार के चक्र, मानचित्र मैपा मुंडी कहे जाने लगे। संभवतः मैपा मुंडी शब्द को सर्वप्रथम 840 में सेंट रिक्वियर के मिकन नामक मठाधीश ने प्रयोग किया था तथा बाद में यह शब्द इतना प्रचलित हो गया कि सभी मध्यकालीन संसार मानचित्रों को कई शताब्दियों तक इसी नाम से पुकारा जाता रहा था। इसी में आगे है, फिंच तथा ट्रिवार्था के अनुसार निश्चित मापनों के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों की समतल सतह पर निरूपण को मानचित्र कहते हैं। इरविन रेंज के अनुसार अपनी प्राथमिक संकल्पना में कोई मानचित्र धरातल के प्रतिरूप का ऊपर की तरफ से देखा गया रूढ़ चित्र है जिससे पहचान के लिए अक्षर लिख दिए जाते हैं। मानचित्र का उपयोग, पहला है यात्रा संबंधी मानचित्र द्वारा यात्रियों तथा नाविकों को महासागर पार करने का सही ज्ञान होता है। दूसरा है मानचित्र भूगोल का एक यंत्र है, यह मार्ग निर्देशक का कार्य करता है। तीसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध तथा सैनिक कार्यों के लिए मानचित्रों का अत्यधिक महत्व है। चौथा है देश, प्रांत, तहसील, विकास खंड आदि की सीमाओं का निर्धारण भी मानचित्रों द्वारा होता है। अगला है, इसमें दिया है मानचित्र के उद्देश्य, पर्पज ऑफ मैप्स। मानचित्र बनाने के दो उद्देश्य होते हैं। प्रथम, हमारी पृथ्वी का आकार इतना विशाल है कि उसके संपूर्ण भाग को एक साथ आंख से देखना असंभव है। मानचित्र पृथ्वी के आकार व आकृति को मापने के अनुसार छोटा करके बोधगम्य बनाते हैं। धरातल पर स्थलाकृति आकृतियाँ, विभिन्न क्षेत्रों में नदियों का प्रवाह, वहाँ की चट्टानें, वनस्पति, मिट्टियाँ, खनिज संपदा और जंतु सृष्टि किस प्रकार की है, पृथ्वी पर जनसंख्या का विवरण एवं बस्तियों के प्रतिरूप किस प्रकार हैं, वहाँ के आर्थिक व्यवस्था जैसे कृषि, कारखाने, परिवहन तथा व्यापार आदि की क्या अवस्था है तथा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रणालियाँ कैसी हैं, इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों तथा कारकों को स्पष्ट करना मानचित्रों का उद्देश्य होता है। ये मानचित्र के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है, फसल पकने और काटने के अवसर पर देश में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम लिखिए। उत्तर है इसका, देश में फसल पकने तथा कटने पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं। पहला है बैसाखी। बैसाखी पंजाब और हरियाणा में रबी की फसल कटने पे मनाई जाती है। इस दिन वहाँ पे पंजाब और हरियाणा में भांगड़ा बजाया जाता है और किसी खुले स्थान पे या गुरुद्वारे में भांगड़ा बजा के वो अपनी खुशी जाहिर करते हैं। दूसरा है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति उत्तर भारत में यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ से बनी हुई चीज़ें खाते हैं और दान करते हैं। पोंगल है। पोंगल मुख्यतः दक्षिण भारत का, तमिलनाडु का ये त्यौहार है। ये भी सर्दी के मौसम में मनाया जाता है। लोहड़ी है। लोहड़ी मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। एक दिन पहले शाम को होली के एक दिन पहले शाम को मनाया जाता है। और होली है, ये भी उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में लगभग
दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार में होली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन गुलाल लगा के एक दूसरे को धन्यवाद दिया जाता है और एक दूसरे को बधाई दी जाती है। और प्रश्न संख्या 61 है, चरक संहिता का निर्देशित करती है। चरक संहिता क्या निर्देशित करती है? उत्तर, आयुर्वेदाचार्य चरक हमारे देश की महान विभूतियों में से एक है। उनके द्वारा लिखित पुस्तक चरक संहिता आयुर्वेद का महान ग्रंथ है। यह ग्रंथ निर्देशित करता है कि शरीर में पित्त, कफ और वायु का संतुलन बनाकर ही स्वस्थ रहा जा सकता है। प्रश्न संख्या 62 है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? उत्तर, भारत के पड़ोसी देश, जो लोग हमारे आसपास के क्षेत्र में रहते हैं वे हमारे पड़ोसी कहे जाते हैं। उसी प्रकार भारत की सीमाओं से जुड़े हुए कुछ देश भारत के पड़ोसी देश कहे जाते हैं। जो अगल बगल रहते हैं भारत के सटे जो देश हैं उनके नाम हैं। भारत के पड़ोसी देशों के नाम चीन है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं। प्रश्न संख्या 63 है, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है, इसके कारण बताइए। ये इकोनॉमी से पूछा हुआ है। उत्तर है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाती है। इसे प्रति व्यक्ति औसत आय भी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। अगला इसमें आगे दिया है, भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण। क्या क्या कारण है? भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है कृषि की प्रधानता एवं कृषि का पिछड़ा होना। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। देश की लगभग 54.6% जनसंख्या कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्यों से संलग्न है, जबकि भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 14.4% है। फिर आज भी भारतीय कृषि पिछड़ी दशा में है। साथ ही कृषक रूढ़िवादी एवं भाग्यवादी हैं, अतः कृषि उत्पादन कम है तथा प्रति व्यक्ति आय भी निम्न है। ये मुख्य कारण है कृषि की प्रधानता हमारे देश में। दूसरा है औद्योगिक पिछड़ापन। यद्यपि पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पर्याप्त औद्योगिक विकास हुआ है, फिर भी भारत विकसित देशों की तुलना में औद्योगिक दृष्टि से बहुत पीछे है। इसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय का स्तर नीचा है। उद्योग धंधे की कमी है, फैक्ट्री कमी है, जिससे हमारा देश पिछड़ा है। दूसरा कारण ये है। और तीसरा कारण है जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। हमारे देश की जनसंख्या लगभग 121, अब 121 नहीं है, अब तो 145 करोड़ के आसपास हमारी देश की जनसंख्या है, करोड़ है। और उसमें तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। जनाधिक्य के कारण ही भी प्रति व्यक्ति आय निम्न रहती है। मतलब ज़्यादा जब लोग रहते हैं देश में, जनसंख्या ज़्यादा रहती है, तब भी तो प्रति व्यक्ति आय कम होगी। कमाने वाले कम है और खाने वाले ज़्यादा हैं, तो भी प्रति व्यक्ति आय घटती है। प्रश्न संख्या 64 है, नगर पंचायत का गठन कब हुआ, इसके कार्यों को बताइए। उत्तर, नगरीय स्वायत्त शासन विधि संशोधन अधिनियम 1994 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 30,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्रों को संक्रमणशील क्षेत्र घोषित किया जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक क्षेत्र हेतु एक नगर पंचायत होगी। संक्रमणशील क्षेत्र, अब संक्रमणशील क्षेत्र किसे कहते हैं? संक्रमणशील क्षेत्र से आशय ऐसे क्षेत्र से है जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर बनने की ओर अग्रसर है। उत्तराखंड राज्य के जिलों में 15,000 से अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पर भी नगर पंचायत की स्थापना की जा सकती है। नगर पंचायत का गठन, इसमें है प्रत्येक नगर पंचायत में एक अध्यक्ष एवं 3 निम्नलिखित प्रकार के सदस्य होंगे। पहला है निर्वाचित सदस्य। नगर पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम 10 एवं अधिकतम 24 होगी। नगर पंचायत के सदस्यों की संख्या राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाएगी तथा यह संख्या सरकारी गजट की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित की जाएगी। दूसरा है पदेन सदस्य। पदेन सदस्य में पहला अ है लोकसभा एवं विधानसभा के ऐसे सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्णतः अथवा अंशतः वे नगर
पंचायत क्षेत्र सम्मिलित हैं यानी लोकसभा एवं विधानसभा के ऐसे सदस्य उन निर्वाचित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्णतः अथवा अंशतः वे नगर पंचायत क्षेत्र सम्मिलित हैं। वह है इसका राज्यसभा एवं परिषद के ऐसे सदस्य जो उस नगर पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत पंजीकृत हैं। इसमें आगे है नगर पंचायत के कार्य। अब नगर पंचायत के क्या क्या कार्य हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें दिया है नगर पंचायत अपने क्षेत्र के वे समस्त कार्य करती है जो कार्य नगरपालिका परिषद द्वारा अपने क्षेत्र में किए जाते हैं। नगर पंचायत के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं: सार्वजनिक सड़कों, स्थानों व नालियों की सफाई तथा रोशनी का प्रबंध, पर्यावरण की रक्षा, समाज के कमजोर व्यक्तियों के हितों की रक्षा, पार्क एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, जन्म तथा मृत्यु का पंजीयन, प्रसूति केंद्रों तथा शिशु गृहों की व्यवस्था, पशु चिकित्सालयों तथा प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था, अग्निशमन की व्यवस्था तथा कानून द्वारा सौंपे गए और अन्य समस्त दायित्वों की पूर्ति। ये सब कार्य नगर पंचायत के होते हैं। अगला प्रश्न है 65। मिस्र सभ्यता में मिले पिरामिडों का वर्णन कीजिए। उत्तर: गीजे मिस्र का सबसे प्रसिद्ध पिरामिड माना जाता है। यह पिरामिड 23 लाख ठोस पत्थरों के टुकड़ों से निर्मित किया गया है। प्रत्येक पत्थर का वजन लगभग 2.5 गीजे। पिरामिड की ऊंचाई 146.61 मीटर तथा धरातल पर प्रत्येक भुजा की लंबाई 230.12 मीटर है। इस पिरामिड को बनाने में 1,20,000 मजदूरों ने 20 वर्षों तक निरंतर कार्य किया था। पिरामिड के नीचे पृथ्वी में बड़े बड़े कमरे हैं जिनमें एक कमरे में सम्राट पेरओखाफ्र का शव रखा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। अर्थशास्त्र की परिभाषा अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से दीजिए। उत्तर: कल्याण संबंधी परिभाषाएं, वेलफेयर डिफिनीशंस। अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाओं की दिशा को धन से मानव की ओर बदल दिया है। उन्होंने मानव कल्याण को साध्य माना और धन को एक साधन माना। रोरी के शब्दों में हमारे विज्ञान का प्रारंभिक बिंदु और लक्षण मनुष्य है। इस विचारधारा को प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रतिपादित किया। प्रोफेसर प्रिग के अनुसार क्या है? अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। आर्थिक कल्याण से हमारा अभिप्राय सामाजिक कल्याण के इस भाग से है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन के मापदंड से संबंधित किया जा सकता है। दूसरा है दुर्लभता या सीमित साधन संबंधी परिभाषाएं। इसमें है वुटिन का कथन है, अर्थशास्त्रियों के लिए यह बहुत ही कठिन है कि वे अपने विवेचन से अर्थशास्त्र के आदर्श का पूर्ण अपहरण करें। प्रोफेसर फ्रेजर का मत है कि अर्थशास्त्र मूल्य सिद्धांत या साम्य विश्लेषण से कहीं अधिक है। प्रोफेसर प्रिगु का कथन है कि जब हम मनुष्यों के उद्देश्यों की देखभाल करते हैं तो वे कभी कभी नीचे और निराशाजनक प्रवृत्ति के प्रतीत होते हैं। उस समय हमारी मानसिक दशा एक दार्शनिक की सी होनी चाहिए। हम ज्ञान का अध्ययन केवल ज्ञान के लिए ही नहीं करते वरन हमारी प्रवृत्ति एक शरीर विज्ञान शास्त्री की सी होनी चाहिए जिसका ज्ञान पीड़ाओं को दूर करने में सहायता दे। तीसरा पॉइंट है आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं, वेलफेयरनेस डिफिनीशंस। प्रोफेसर जेके मेहता ने अर्थशास्त्र को नवीन दृष्टिकोण देने का प्रयत्न किया। उनका दृष्टिकोण पाश्चात्य देशों के अर्थशास्त्रियों से अलग था, परंतु यह दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के अनुकूल था। भारतीय विचारकों महर्षियों आदि ने हमेशा इस बात पर बल दिया कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं को कम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने सादा जीवन और उच्च विचार के आदर्श पर बल दिया। प्रोफेसर मेहता ने इन शब्दों को आर्थिक शब्दों में प्रकट करने का प्रयास किया है। उसका मत है कि वास्तविक सुख इच्छाओं की अधिकता में नहीं वरन उन्हें कम करने में है। प्रोफेसर मेहता ने इच्छाओं से मुक्ति पाने की समस्या को
आर्थिक समस्या कहा है, क्योंकि इच्छाओं को कम करने से ही वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। इसमें चौथा पॉइंट है विकास केंद्रित परिभाषाएं, ग्रोथ सेंटर्ड डिफिनीशंस। इसमें है सेल्यूकस के अनुसार अर्थशास्त्र मानता है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोगों में लगाए जा सकने वाले उत्पादन के सीमित साधनों का चुनाव एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में लगाने एवं उनको समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में उपभोग के लिए वर्तमान तथा भविष्य में बांटने के लिए किस प्रकार करते हैं, ऐसा वे चाहे मुद्रा का प्रयोग करके करें या इसके बिना। अगला प्रश्न है 67, प्रश्न संख्या 67, जिला प्रशासन का वर्णन कीजिए अथवा जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, जिले के प्रशासन में उसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है, 2024 में पूछने की इसकी संभावना है। उत्तर है इसका जिला प्रशासन। जिला प्रशासन के बारे में बताना है। जिला देश के प्रशासनिक संगठन की अत्यधिक महत्वपूर्ण कड़ी है। देश भर में लगभग 640 जिले हैं जिनका निर्माण भौगोलिक निरंतरता एवं प्रशासन में सुविधा हेतु किया गया है। वे गांवों, शहरों और नगरों व राज्यों को राजधानी से जोड़ते हैं एवं प्रशासनिक इकाई के रूप में इसमें राज्य के समस्त सरकारी विभागों के अधिकारी उपस्थित होते हैं, जैसे कि जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यकारी अभियंता इत्यादि। जिलों को आगे तहसील अथवा सब डिवीजन और गांवों में विभक्त किया गया है। राज्य में प्रशासन संचालन, विकास कार्यों और योजनाओं को पूरा करने के कार्य जिला स्तर पर किए जाते हैं। स्थानीय स्वायत्त सरकारी हेतु त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है, जिसके शीर्ष पर जिले हैं। जिले का प्रशासनिक नियंत्रण जिला अधिकारी के प्रशासन में होता है, जिसे भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे जिलाधिकारी, डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर आदि। ये अधिकारी या तो IAS होते हैं या राज्य लोक सेवा आयोग से संबद्ध होते हैं। उसका कार्य जिला के प्रशासन की देखभाल करना व कानूनों को लागू करता है तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखता है। उसे जनता की शिकायतों को मौके पर ही दूर करने का अधिकार है। वह स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, शिक्षा, सिंचाई आदि विभागों से सामंजस्य रखता है। लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विभागों के अधिकारी जिलाधीश की देखरेख में ही कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 68 है, रेल यातायात से आप क्या समझते हैं, इसका वर्गीकरण कीजिए। उत्तर, भारत में परिवहन साधनों में रेलों का विशेष महत्व माना जाता है। देश के दूरस्थ क्षेत्रों में बसे नागरिकों को एक दूसरे के निकट लाने, व्यापार, देशाटन, तीर्थयात्रा, धार्मिक स्थलों की यात्रा तथा शिक्षा दीक्षा के अवसर प्रदान करने एवं यात्री परिवहन में रेलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय रेल व्यवस्था एशिया में प्रथम एवं विश्व में चतुर्थ स्थान रखती है। भारतीय रेल विभाग में लगभग 16 लाख व्यक्ति कार्यरत हैं तथा इसके पास लगभग 40,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां हैं। भारत में रेलों की कुल लगभग 68,400 किलोमीटर है। मतलब भारत में रेलों की कुल लंबाई 68,400 किलोमीटर है। इस समय भारत में तेज गति से चलने वाली ट्रेन वंदे मातरम एक्सप्रेस है, जो राजधानी एक्सप्रेस तथा गतिमान एक्सप्रेस से भी अधिक की चाल चलती है। इसमें आगे दिया है रेल यातायात का वर्गीकरण। पहला है बड़ी लाइन। इस रेल मार्ग की चौड़ाई 1676 मीटर होती है। तेज रफ्तार वाली गाड़ियां हेतु यह लाइन बनाई गई है। वर्तमान में इस रेल मार्ग की लंबाई 44,380 किलोमीटर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है ये 1676 मीटर नहीं है, इतना चौड़ाई कहाँ होता है।
रेल रेल मार्ग का ये दशमलव है, जो देखिए नीचे दिया है, इसलिए मैंने बोला कि ये 1676 नहीं है, 1.676 मीटर होगा। यही तो ये रेल मार्ग की चौड़ाई होती है, तो इतना कहाँ हो जाएगा, 1000 तो होगा नहीं, 1.676 मीटर है इसकी चौड़ाई। लंबाई है 44,380 किलोमीटर। दूसरा है मीटर लाइन। इस रेलगाड़ी की पटरियों की परस्पर दूरी 1 मीटर होती है और वर्तमान में भारत में मीटर लाइन 15,013 किलोमीटर लंबी है। प्रश्न संख्या 3, इसमें पॉइंट संख्या 3 है। तीसरा पॉइंट है छोटी लाइन। इस रेल मार्ग में पटरियों के मध्य की दूरी 0.762 मीटर होती है। भारत में लगभग 3,363 किलोमीटर लंबी छोटी लाइन है। यह रेल लाइन प्रमुखतः पहाड़ी भागों तक ही सीमित है। पहाड़ी भागों में पतली ट्रेन होती है, छोटी वाली, जो पर्यटन के लिए यूज होती है। वो खुला होता है ऊपर से, उसमें लोग बैठ जाते हैं और पहाड़ों के बीच से जाती है, और लोग या तो जू में, नहीं तो पहाड़ों पे घूमती है और लोग पर्यटन के लिए यूज करते हैं। पर्यटन मतलब कि घूमने जाते हैं वहाँ पे, तो वो पहाड़ियों को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। प्रश्न संख्या 69 है। राष्ट्रीय आय क्या है, परिभाषा द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये एक बार और आ चुका है, लेकिन फिर से आया है तो एक बार और पढ़ लेते हैं। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है, वहाँ शायद 2022 में पूछा था, या फिर 2019 में पूछा है, इसलिए दोबारा दिया है। उत्तर है राष्ट्रीय आय का अभिप्राय, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम 1867-68 में के लिए राष्ट्रीय भारतीय अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसी देश के उत्पादन साधनों द्वारा किसी वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के भौतिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अनेक अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया है, किंतु इसके अभिप्राय को लेकर अर्थशास्त्री एकदम नहीं है, एक मत नहीं है। अब परिभाषाएं क्या क्या हैं? परिभाषाएं में पहला है मार्शल के अनुसार, देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम तथा पूंजी द्वारा कार्य करने पर प्रति वर्ष विभिन्न भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, उन सभी के शुद्ध योग को देश की वास्तविक शुद्ध वार्षिक आय अथवा राष्ट्रीय लाभांश करते हैं। राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं। मार्शल ने अपनी परिभाषा में वास्तविक शुद्ध वार्षिक आय को राष्ट्रीय आय की संज्ञा दी है। वास्तविक शुद्ध वार्षिक आय की गणना करने हेतु कुछ उत्पादन में से प्रयोग किए गए कच्चे माल और अर्धनिर्मित माल, मशीनों की घिसावट और टूट फूट को घटा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 70 है। राष्ट्रगीत के इस अंश को पूरा कीजिए। वंदे मातरम, सुजलाम डॉट 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 श्यामलम, श्यामलाम, मतलब राष्ट्रीय गान को, इसके जो डॉट 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 लाइन, इसको पूरा करना है राष्ट्रीय गीत के। तो आपको राष्ट्रीय गीत याद होना चाहिए, थोड़ा सा तो याद ही होना चाहिए, 4-5 लाइन, जिससे इसको पूरा किया जा सके। तो देखिए दिया है इसमें, उत्तर है राष्ट्रीय गीत। श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना की थी। इस गीत को जनगण मन की भांति ही सम्माननीय दर्जा दिया गया है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम के जन धन का प्रेरणा स्रोत बन गया था। यह गीत सन 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। गीत का पहला पद इस प्रकार है। अब देखिए वहाँ जो ऊपर दिया है फिल इन द ब्लैंक, वो दिया है, पहले दे दिया है वंदे मातरम, फिर सुजलाम, दूसरा का ये पहला वर्ड दिया है, लास्ट में दिया है स्वयं। तो कहाँ पे है इसमें? श्यालाम, यहाँ पे दिया है, देखिए दूसरे लाइन में यहाँ दिया है। आपको इतना फिल करना था, इतना, तो आप 4-5 लाइन याद रहे तो हो जाएगा। ये पूछता है। तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, स्वयं श्यामलाम मातरम, शुभ ज्योत्सना पुलकित यामिनीम, फुल कुसुमित
दुर्मदल, शोभिनीम, सुहासिनीम, सुमधुर। अब ये संस्कृत में है, संस्कृत तो हम लोग कभी पढ़ते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा कठिनाई महसूस हो रही है, तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे। सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम। ये वंदे मातरम की ये पहला पद है, तो इतना याद रहा। तो मुझे भी नहीं याद है, लेकिन इसमें पूछा है 2 लाइन भी, तो इतना मुझे पता था कि सुजलाम के बाद सुफलाम मलयज होता है, मतलब सुफलाम पता था। तो ये 2 वर्ड आपको बस लिखना था, इसमें 3 वर्ड से ये फिल इन द ब्लैंक करना था। प्रश्न संख्या 71 है, हमारे राष्ट्र ध्वज के ऊपर से नीचे के रंगों का क्रम, ऊपर से नीचे के रंगों का क्रम बताना है। उत्तर है, राष्ट्र ध्वज के ऊपर से नीचे के रंगों का क्रम। ऊपर सबसे केसरिया रंग होता है, मध्य में सफेद रंग होता है और अंत में हरा रंग होता है। जो केसरिया रंग होता है ये बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 72 है, ग्राम पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर, ग्राम पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया, बिहार में मुखिया होते हैं, यूपी में होते हैं प्रधान होते हैं, तो इनके चुनाव की प्रक्रिया को बताना है। तो ये तो इसको देखते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव गांव के नागरिकों द्वारा ही मतदान के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों में से कोई एक सदस्य को बहुमत से उप प्रधान के लिए चुना जाता है। ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान ही उसके कार्यों को करता है। ग्राम प्रधान, उप प्रधान तथा पंचायत समिति के सदस्य गांव की जनता द्वारा चुने जाते हैं और यह गांव की जनता की सुख सुविधाओं के लिए कार्य करते हैं। इन्हें जनता का प्रतिनिधि कहा जाता है। यदि कोई सदस्य ठीक से कार्य नहीं करता है तो वह पंचायत समिति से हटाया जा सकता है। ये प्रोसेस होता है ग्राम पंचायत के चुनाव का। संक्षिप्त में ही आप लिखेंगे क्योंकि 60 वर्ड में पूछता है, 60 वर्ड से में पूछता है लघु उत्तरीय प्रश्न को। प्रश्न संख्या 73 है, सड़क पर यातायात के साधनों की अधिकता के कारण बताइए। उत्तर, सड़कों पर आजकल भारी यातायात है। निरंतर बढ़ती जा रही जनसंख्या के कारण यातायात के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। सड़कों पर बेतहाशा संख्या में वाहन होने के कारण दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। गलत दिशा तथा गलत मार्ग से निकलने का प्रयास करने से भी यातायात की दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। प्रश्न संख्या 74 है, अपनी भारत यात्रा के दौरान मेगस्थनी द्वारा किए गए भारत के वर्णन को बिंदुवार लिखिए। ये प्रश्न दोबारा फिर से रिपीट हो गया, देखिए तो एक बार और देख लेते हैं। उत्तर, मेगस्थनी यूनानी सम्राट सेल्यूकस का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 9 वर्ष तक रहा। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य का महत्वपूर्ण विवरण दिया। उसके द्वारा दिया गया विवरण निम्न प्रकार है। इसमें देखिए इतना ही में 2 प्रश्न बन सकता है, बहुविकल्पी के या अति लघु उत्तरीय का, कि मेगस्थनी के शासन के काल में भारत आया तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आया, और मेगस्थनी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है तो इंडिका है। ये दोनों प्रश्न पूछता है। इसमें आगे दिया है, आगे पढ़ते हैं। पाटलिपुत्र स्थित मौर्य राजप्रसाद उतना ही भव्य था जितना ईरान की राजधानी में बना राजप्रसाद। दूसरा है, यहाँ पर सैनिक प्रशासन 30 अधिकारियों की एक परिषद द्वारा किया जाता था। तीसरा है, नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल संभालता था। इसमें अगला है, यहाँ दास प्रथा नहीं थी। पांचवा है, यहाँ पर लकड़ी के भवन बनते थे। छठवां है, यहाँ जहाज निर्माण महत्वपूर्ण उद्योग था। सातवां है, भारतीय समाज 7 जातियों में विभाजित था। उसने यहाँ की कुछ चीज़ों का भी वर्णन किया, जैसे कि पहला है, यह पेड़ की जड़ें तने से उगती हैं। इस पेड़ की जड़ें तने से उगती हैं। इसकी छाया 400 लोग एक साथ रह सकते हैं। बरगद, यानी बरगद के बारे में उसने बताया। यहाँ पे आके देखा तो इसकी जड़ें बहुत बड़ी थीं और तने से भी निकलती थी, तनों से भी कुछ निकल जाती हैं शाखाएं और नीचे जाके जड़ में मिल जाती हैं, उसी का वर्णन किया है। और उसकी छाया में बहुत बड़ा होता है, तो 400 लोग एक साथ रह सकते हैं, उन्होंने कहा है। इसका ब है,
बिना मधुमक्खी के शहद मिलता है गन्ने से, यानी गन्ने का वर्णन किया है। स है उन पेड़ों से उगती है, कपास के बारे में बताया है। द है पक्षी को मनुष्य के समान बोलता है, जैसे तोता के बारे में बताया है इन्होंने। तो इसी के साथ आज का क्लास ये समाप्त होता है यहीं पे। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, किसी चीज़ से संबंधित आपको समस्या है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का ये क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।